नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश जी के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने जिस तरीके से जो योगदान रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जिस तरह से संपूर्ण क्रांति में जो इमरजेंसी के खिलाफ और इमरजेंसी से पहले जो इन्होंने किया है देश के लिए, वो किंवदंती बन चुका है। उसने प्रेरणा दी है, आने वाली जनरेशंस को हमेशा देते रहेंगे। जिस तरीके से इनका जो अमूल्य योगदान है, भारत को एक सुदृढ़ बनाने में, भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर, तो इनके जो जीवन परिचय है वो काफ़ी लोगों को पता है, उसपे काफ़ी बातें हुई हैं। जिस तरीके से इन्होंने मार्क्सिज्म जो अमेरिका में इन्होंने जो पढ़ाई की है और उस पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो इन्होंने वर्किंग क्लास की तरह काम किया है, चाहे वो फ्रूट्स को सुखाना हो, उसको काटना हो, मतलब इन्होंने हर तरीके का वो काम किया है। उसके बाद शिक्षा और जिस तरीके से ये सारण जिले के अंदर जिस तरीके से इनका जन्म हुआ, जहाँ पे बाढ़ की समस्या रही, जिस तरीके से इन्होंने अपना राइज़ किया, जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्तव्य सुनने के जाने के बाद इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो जो उसमें 20 दिन पहले इम्तिहान से 20 दिन पहले उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने वापस पढ़ाई रिवाइव करी, फिर अमेरिका गए। वहाँ से आने के बाद नेहरू जी के आमंत्रण पर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1929 में 1932 में ये जेल में भी गए, जहाँ इनके राम मनोहर लोहिया जी से, बड़े बड़े क्रांतिकारियों से और बड़े बड़े विचारकों से, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों से इनकी जो मुलाकात हुई, उनका जो चर्चा हुआ। उसके बाद क्विट इंडिया में जब बड़े बड़े नेता जो लीडर्स थे उसमें जो इनकी भूमिका रही, और उसके बाद ये जिस तरीके से रेलवे में जो ये वर्कर्स के जो ये प्रेसिडेंट रहे 1947 से 53 तक, उसमें इनका जो योगदान है, तो इन्होंने काफ़ी भारत को एक तरीके से ज़मीन से जुड़े होने के बाद देखा है, उसका जो दर्शन दिया है। हम इस पे दर्शन पे बात करेंगे और संपूर्ण क्रांति पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जिस तरीके से इनका जो जीवन है वो प्रेरणादायक है और हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बड़े सम्मान की बात है कि इनके बारे में चर्चा की जाए, इनके बारे में जाना जाए, इनके बारे में बात की जाए, इनके विचारों का अध्ययन किया जाए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जिस तरीके से अगर हम लोकनायक जी की बात करें तो इन्होंने आधुनिक भारत के एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारतीय, जिसको कहते हैं कि सोशलिज्म या भारतीय समाजवाद में एक अग्रणी प्रवक्ता माना जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी, इन्होंने कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी इन्होंने वो बनाई थी, जिसमें जो इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बहुत सराहनीय रही है। तो इन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन था, उसका जो उसमें जो जीवन में गांधीवाद का, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उसमें कार्यकर्ता के रूप में आरंभ किया और एक तरीके से भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इससे सभी को पता है, इससे काफ़ी लोगों ने प्रेरणा ली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छात्र के नाते इन्होंने पूर्वी यूरोप के जो बुद्धिजीवी थे उस वक़्त, उनके संपर्क में आया और उन्होंने वहाँ से मार्क्सिज़्म को पढ़ा और ये एम.एन. राव से भी काफ़ी प्रभावित रहे। और मैं आपको बता दूँ कि जब ये जेल में थे तो इनको छोड़ने के लिए जिस तरीके से यूके मूवमेंट हुआ, उसमें नोबेल प्राइज़ जो विनर थे उनके भी एक, उन्होंने भी इसको एक तरीके से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि जिनको आज़ाद किया जाए, इनको छोड़ा जाए। जो इमरजेंसी के दौरान की बात ये मुझे याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर की। और इसमें जिस तरीके से मार्क्सिज्म की तरफ ये इनका झुकाव रहा, लेकिन जो स्वतंत्रता, जो सोवियत संघ था उसमें प्रचालित मार्क्सवाद या साम्यवाद कह लीजिए, कम्युनिज्म जिसे कहा जाता है, को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। ये बात याद रखने लायक है। बल्कि उसे सत्तावादी, अथॉरिटेरियन या सर्वाधिकारवाद या टोटलिटेरियन स्वरूप को उन्होंने बार-बार उन्होंने एक तरीके से प्रहार किया, या उनकी जो नापसंदगी थी इसको लेके, इस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विचार प्रमुखता से रखे। और इसके बाद तिब्बत की बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से तिब्बत की जो बात हुई थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि चीनी साम्राज्यों का जो अत्याचारपूर्ण रुख है उसकी तीखी आलोचना की। तो इसको भी जो लोग कहते हैं कि मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है, लेकिन इन्होंने चीन का जो तिब्बत को लेके उस पे भी वक्तव्य दिया है और बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है। तो वस्तुतः अगर हम देखें तो जयप्रकाश जी का जो एक समाजवाद का जो उसमें एक ह्यूमेन अप्रोच है, यानी कि उसका एक मानवीय चेहरा है और उसमें लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रूप के समर्थक थे। और जो उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप उनको जो प्रतीत हुआ, उन्होंने उसमें ढालने का प्रयास किया। उनका चिंतन इसी बात का आधार है। तो गांधी जी की मृत्यु के बाद जयप्रकाश जी हैं धीरे-धीरे व्यवहारिक राजनीति के साथ अलग होकर उन्होंने अपना जीवन आध्यात्म उत्थान की तरफ आगे बढ़ा लिया और गांधीवाद के आदर्शों का प्रचार किया। और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से खुद को सर्वोदय आंदोलन के तहत इन्होंने समर्पित कर दिया, वो एक लेगेसी बना बाद में जाके, उसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। तो सर्वोदय आंदोलन के साथ जो है जयप्रकाश जी का जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए।
तो हम उसी पे बात करेंगे कि जो समाजवाद का जो सार है, जो एसेंस ऑफ सोशलिज्म है, उसमें इनके क्या विचार रहे हैं। तो समाजवादी विचारक के नाते जयप्रकाश जी ने जो राजनीति के आर्थिक आधार पर एक तरीके से विशेष बल दिया, यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उसके विशेष बल दिया। उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी, जिसको संघर्ष की ओर कहा जाता है या जिसको टुवर्ड्स स्ट्रगल कहा गया है, 1946 में लिखी गई थी। उसके अनुसार जो एक तरीके सोशलिज्म है या समाजवाद है, वो सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का विस्तृत सिद्धांत है। यानी सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण किस तरीके से होना चाहिए, उसकी चुनौतियों से कैसे पार पाया जाना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने टुवर्ड्स स्ट्रगल करके या इसको संघर्ष की ओर कहा जाता है 1946 में किया। और इसका जो प्रेरणा स्रोत है और जो उसमें इक्वालिटी की इन्होंने बात रखी, इसको समानता की जो धारणा है और उसको उस धारणा को युक्त संगत तरीके से उसका विश्लेषण कैसे जरूरी है, उसके आधार क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस पर इनका बहुत बड़ा चिंतन है। तो अपनी अपनी प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से जब मनुष्य समान नहीं हो सकते, ये बात इन्होंने प्रमुखता से उठाई थी। तो उनका दावा है कि प्राकृतिक समानता या नेचुरल इक्वालिटी जो है, ये दावा निरर्थक और निराधार है। तो ये अगर चिंतन में एग्जाम परस्पेक्टिव से भी, ना सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव बल्कि सबको जानना चाहिए। तो इक्वालिटी वर्सेस नेचुरल इक्वालिटी पे अगर किसी ने प्रमुखता से बात रखी है, तो उनमें जयप्रकाश नारायण बहुत शीर्ष तरीके से आता है इसमें। और इन्होंने जो नेचुरल इक्वालिटी की बात को दावा जो था, उसका निरर्थक और निर्धार करार तक दिया था। और इन्होंने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में मनुष्यों के बीच जो एक तरह की इनइक्वालिटी थी या विषम एक तरह की बहुत ज़्यादा असमानता थी, तो ये उन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक असमानता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उत्पादनों की, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस वक्त के, या उसका जो एक तरीका डिसअप्रोप्रिएट कंट्रोल है, उसकी उपज है या ये उसकी वजह से है। तो जो सब मनुष्य जो है वो आत्मविश्वास या उनको सेल्फ डेवलपमेंट कह लीजिए का जो उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए ही, अगर ऐसा हम करना चाहते हैं, तो इस विषमता का या जिसको हम कहें डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रोल का निराकरण जरूरी है या इसका उन्मूलन जरूरी है। तो इसके लिए जो सामाजिक आर्थिक समानता को स्थापित करने की जरूरत है, न केवल मनोवादिक इसको दृष्टि से देखा जाए, इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, बल्कि जो समानता का अनुभव करा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट चिंतन है कि वजह क्या है, किस तरीके से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को और डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रोल पे इन्होंने अपने प्रमुखता से विचार रखे, जो कि टोटलिटेरियन और ऑथोरिटेरियन जो सत्तावादी रहे हैं, रशियंस में हो, चीन में हो, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है या अपोजिट तरीके से हैं। तो इन्होंने मानव को, उसको ह्यूमन अप्रोच को ज़्यादा बल दिया है, ना कि सिर्फ सत्ता में बने रहने को या उसके लिए एक तरीके का छदम कह लीजिए, छदम जो कम्युनिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए घोर खिलाफ थे। तो जयप्रकाश जी के अनुसार अगर हम इनकी बात करें, तो जब तक मनुष्य आर्थिक अवस्थाएं उसकी पूरी नहीं होती, आर्थिक आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं होती, उसे सांस्कृतिक या उसको कल्चरल क्रिएटिविटी कहते हैं कि आशा करना व्यर्थ है एक तरीके से। तो दूसरे शब्दों में अगर हम इसी बात को रखें, तो जन साधारण के लिए आवश्यक भोजन, वस्तु, आवास, जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वे कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योग्यता की क्षमता कहाँ से लाएंगे। ये बात आज भी देखिए कितनी प्रासंगिक है। अगर हम लोगों को कला की तरफ, कल्चर की तरफ, विज्ञान की तरफ आज देखें, जिस तरीके से डिबेट्स होती हैं मीडिया चैनल्स में, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से बातें होती हैं, जिस तरीके का एक्सट्रीमिज्म आ गया है, तो एक तरीके से बेसिकली हमने इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट बना दिया, जिसमें वस्तु, वस्त्र, इन्हीं के लिए एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, इन्हीं के लिए लड़ाई जा रही है। तो इसमें क्या है कि मासेस जो है अपने को अपने कद से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, मानवता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इनइक्वालिटी के पे एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। हम जो दिक्कतें हैं, एक्चुअल में जो दिक्कतें हैं समाज की, जो इस वक्त जो एक्चुअल जिसको कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, जिस तरीके से 9 लोगों के पास अगर 64% अगर जीडीपी का हिस्सा है एक तरीके से, तो ये कहाँ तक सही है, या इसमें ह्यूमेन क्या है, या इनइक्वालिटी इस पैमाने पे क्या होनी चाहिए, क्या वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, क्या उसके लिए चिंतन नहीं होना चाहिए, क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए, क्या उसको दोबारा नहीं देखा जाना चाहिए। तो हमें यहाँ से सीख मिलती है। तो कल्चर क्रिएटिविटी की अहमियत को इन्होंने ना सिर्फ जाना, उसको प्रमुखता से उठाया, उसके लिए इन्होंने नेसेसरी कंडीशन बताई कि उससे मानव की जो है भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी समस्याओं को उत्पन्न होने के बाद जिस तरीके से मानव जो है वो आगे बढ़ेगा, और उससे ना सिर्फ उसका ही विकास होगा, बल्कि उससे देश का विकास होगा, समाज का होगा, और इन जनरल जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं, उसमें ये बहुत सार्थक तरीके से सिद्ध होने की क्षमता रखता है। तो इस समस्या का जो समाधान है, उसका जो नियोजन है, इसके लिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात की है। और तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, इसका जो सोशलाइजेशन होना चाहिए, तो इसकी वो पहली शर्त है। यानी जिस तरीके से आज हम पीपीपी मोड में चले गए हैं, सरकार हेल्थ केयर, जबकि वेस्टर्न ऑफ इकोनॉमीज में देखें, जो कैपिटल
कैपिटलिस्ट हैं, पूरी तरीके से पूंजीवाद पे चलती हैं, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। वहाँ पर एक कहावत है, मैं बार-बार अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि पालने से लेके कब्र तक सब कुछ सरकार कर रही है। और लेकिन हम हो क्या गया है कि यहाँ पर जो है प्राइवेटाइजेशन तो प्रॉफिट्स का कर दिया गया है, और जो रिस्क है और जो मुश्किल है, जो दुश्वारियाँ हैं, उसका सोशलाइजेशन ऑफ रिस्क कर दिया गया है। तो ये जो है क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ हमें बढ़ा दिया है इसने। तो इसको उन्होंने बहुत पहले जान लिया था, तो उसके लिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशलाइजेशन इसकी पहली शर्त है। अगर ये सोशलाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते तो उसको कभी पहली शर्त नहीं कहते। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। और आज के वक्त में जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1999 के अंदर, तो हमें ना सिर्फ ये जानना चाहिए कि इनको क्यों दिया गया था, इनका जो चिंतन है उस चिंतन को, उन विचारों को, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम देश को वाकई में आगे ले जाने का सोचते हैं, विश्व गुरु की तरफ हम देखते हैं, तो भारत में जिस तरीके से समाजवाद की जो नीति है उसको कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश जी ने बड़े पैमाने पर जो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसका सामूहिक स्थायित्व, या इसको कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप की बात इन्होंने की थी, और कंट्रोल का उन्होंने सुझाव दिया था। विशेष रूप से हैवी ट्रांसपोर्ट की बात इन्होंने की थी, शिपिंग की बात की थी, माइनिंग की बात की थी, खनन की, और भारी उद्योगों का नेशनलाइजेशन की मांग की थी। और इसका जो तर्क इन्होंने दिया था कि विशाल जो जन समुदाय है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका अंत तभी हो सकेगा जब वे स्वयं अपनी आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के नियंत्रक बन जाए। यानी मानव जो है अपने, इन्होंने देखिए कितना डीप एनालिसिस है इनका, कितनी डीप बात इन्होंने कही है कि जो मानव को जो अपने लेवल से उठना चाहिए, नर से नारायण बनने की हम इसको बात कर सकते हैं, कि वो उसी के हाथ में है, और वो तब होगा जब उसके पास राजनीतिक और आर्थिक एक तरह की स्वतंत्रता होगी। और हम जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं, उसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी को बचाने की, संविधान की रक्षा का एक तरह एक वर्ग है, दूसरा वर्ग उसमें अपनी बात अलग तरीके से रखता है या उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करता है। लेकिन हम आर्थिक विकास पर बात नहीं करते हैं, आर्थिक समानता पर बात नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत प्रमुखता से उठाया था। इसी चिंतन को हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, और इसके बाद हम संपूर्ण क्रांति की बात भी करेंगे, जिस तरीके से उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।